पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगफेंग जो था उसको काफी टाइम के बाद होश आ चुका था, क्योंकि उसकी दाव बॉडी को और उसकी स्पिरिट को सील कर दिया गया होता है, तो उसको होश आने में काफी टाइम लगा था। लेकिन जैसे वो होश में आता है थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है कि अगर जब मेरी दाव बॉडी सील हो गई है तो आखिर मैं यहाँ पर कैसे अपनी आगे की कल्टीवेशन कर पाऊंगा। लेकिन उसके सेकंड अंकल उसको समझाते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी दाव बॉडी अगर सील भी हो गई है ना तो मैं यहाँ पर तुम्हें स्वॉर्ड की टेक्निक सिखाऊंगा और तुम्हें एक पावरफुल स्वॉर्ड इमॉर्टल बनाऊंगा। उसके बाद तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि कोई भी दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। तो ये सुनकर डोंगफेंग खुश हो चुका था और वो स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर इमॉर्टल अलायंस के लोग आकर पहुंच जाते हैं, जो कि डोंगफेंग को यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे कि आखिर उसके पास डीमन दाव बॉडी है तो हम उसको चांद से मार देंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही इमॉर्टल अलायंस वालों ने सेकंड अंकल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, वहां पर वो मास्टर आकर पहुंच जाते हैं और उन्होंने आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर सेकंड अंकल की जान बच जाती है। वरना तो यहाँ पर उनको वो अटैक मानो आकर लग ही चुका था। जो देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते कि मास्टर यहाँ पर आ गए हैं ना, तो अब यहाँ पर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जो सेकंड अंकल की वाइफ थी वो यहाँ पर मास्टर से कहने लग जाती कि मास्टर आप यहाँ पर कैसे आ गए, आप तो अपना अकेले कल्टीवेशन करने गए थे ना सेक्ल्यूशन में, आपने उसको कैसे तोड़ दिया, आपकी इतने टाइम की कल्टीवेशन बर्बाद हो गई होगी। तो यहाँ पर मास्टर कहने लग जाते हैं कि अगर मैं इसको नहीं तोड़ता ना तो यहाँ पर मेरे मिस्टी सेट के कितने ही बंदों की जान चली जाती, इसलिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को तोड़कर यहाँ पे आना पड़ा। और अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना तो जितना मेरी कल्टीवेशन टूटने का नुकसान हुआ है सारे की भरपाई मैं इन लोगों को मार मार के करूंगा। तो ये सुनकर इमॉर्टल अलायंस के बंदे यहाँ पर मास्टर से कहना चाहते कि आखिर तुम यहाँ पर हमें मारने के लिए क्यों आए, बल्कि हम यहाँ पर आए थे डोंगफेंग को मारने के लिए, और इसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि तुमको भी पता है कि डोंगफेंग एक डीमन है और उसका जिंदा रहना हम इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं। उसने हमारे सेट के कितने ही बंदों को मारा है, कितने लोगों के कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, कितने लोगों को उसने जान से मारने की कोशिश की, तो उसी का हम इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर मास्टर कहने लग जाते कि अच्छा तो तुम लोगों को यहाँ पर इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ, एक एक को मैं काट कर रख दूंगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इमॉर्टल अलायंस वालों के साथ जाकर भिड़ चुके थे और इनके बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो जो मास्टर थे वो अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते और अपना कई सारा क्लोन बनाते हुए जितने भी इमॉर्टल अलायंस के बंदे थे उनके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देते, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर मास्टर के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मास्टर का कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई है, वो अर्थ इमॉर्टल रन के पीक पर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से इमॉर्टल अलायंस के जितने अभी बंदे यहाँ पर आए हुए थे उनको मास्टर के साथ मुकाबला करना काफी टफ हो रहा था। यहाँ पर ये देखकर मास्टर कहना चाहते कि क्यों, क्या हुआ, फट गई क्या तुम्हारी, अटैक और नहीं करोगे, यहाँ पर तो तुम खाली डिफेंस करते जा रहे हो, जरा बताओगे तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, अटैक करके दिखाओ मुझ पे। तो जैसे वो बंदा जो के थंडर का अटैक का इस्तेमाल करता है अपने भाले की मदद से, वो अटैक करने के वाला था, यहाँ पर मास्टर उसके भाले को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उससे कहने लग जाते कि देख मैंने ये तेरा भाला डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर तुझे ये तेरा भाला चाहिए ना तो तुम लोगों ने यहाँ पर डोंगफेंग के फादर को जो इमॉर्टल अलायंस के अंदर बंद करके रखा हुआ है उसे लाकर यहाँ पर दे दो। अगर यहाँ पर जिस टाइम डोंगफेंग के फादर आते हैं ना मिस्ट्री सेक्ट के अंदर, उसी टाइम मैं तुम्हें ये तुम्हारा भाला वापस कर दूंगा, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाने के लिए तैयार हूँ। जो देखकर डोंगफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है मास्टर तो यहाँ पर इस सेट के नंबर 1 कल्टिवेटर है। तो यहाँ पर सेकंड अंकल की जो बेटी थी वो कहने लग जाती कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हमारे सेट पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है ना वो मास्टर ही है। तो वहीं इमॉर्टल अलायंस के जितने भी बंदे थे वो लोग यहाँ पर मास्टर से कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर ना हमसे पंगा लेकर हमारे साथ फाइट करके मैटर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मैटर बढ़ा तो तुम समझ ही सकते हो कि यहाँ पर कौन आएगा और उसको आकर यहाँ पर मैटर शांत करना पड़ेगा। तो ये सुनकर मास्टर कहने लग जाते कि मुझे पता है यहाँ पर कौन आने वाला है, तुम्हारे इमॉर्टल अलायंस का मैसेंजर आएगा ना, आने दो उसको, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि अगर किसी के अंदर भी जिगरा है ना तो वो यहाँ पर आए और डोंगफेंग का एक बाल तक बांका करके दिखाए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी। इतना कहने के बाद वो दोबारा यहाँ पर इमॉर्टल अलायंस के सभी बंदों के साथ फाइट करना शुरू कर चुके थे। वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर के साथ अटैक करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मास्टर के सामने टिकना बिल्कुल उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था और हर बार वो उल्टा खुद ही अटैक खाकर वहां पर इंजर्ड हो जाया करते हैं। 2 एल्डर को तो मार मार कर यहाँ पर मास्टर ने उनको अधमरा ही कर दिया था और अब बचा हुआ था तीसरा एल्डर। तो जैसे यहाँ पर उसको वो मारने वाला होता है कि तभी वहां पर आकर पहुंच जाता है इमॉर्टल अलायंस का मैसेंजर और उसने
आते साथ ही मास्टर के अटैक को एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और वो यहाँ पर आया वो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे इमॉर्टल अलायंस के बंदे के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो। सारे के सारे लोग यहाँ पर इमॉर्टल अलायंस के मैसेंजर को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे। वो लोग कहने लग जाते कि हमने तो सिर्फ इसके बारे में सुनकर रखा था, आज पहली बार इसको अपनी आंखों से देखा है। लोग ऐसा कहते हैं कि इसने अपना ट्रू इमॉर्टल रैंक को भी ब्रेक थ्रू कर चुका है, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये मास्टर जो है उनकी भी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे है और अब ये यहाँ पर उठकर आगे हैं तो मैटर यहाँ पर बड़ा होने वाला है। मैसेंजर जो था वो यहाँ पर मास्टर से कहना चाहते कि देखो मास्टर, तुमने यहाँ पर हमारे कितने लोगों को इंजर्ड किया है, मैं इस चीज़ के लिए भी तुम्हें माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें यहाँ पर डोंगफेंग को हमारे हवाले करना ही होगा। तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ पर जो चीज़ एक बार कहता हूँ ना उसको दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर मेरी बात मान लो और अपने जितने भी सेक्ट के मेंबर हैं उनकी जान बचा लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सुनकर मास्टर कहने लग जाते कि तू क्या आकर मुझे धमका रहा है, तेरे धमकाने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी तू भी यहाँ पर आकर डोंगफेंग का एक बाल तक उखाड़ के दिखा ले, मैं लड़ूंगा तुझसे और अपनी आखिरी सांसों तक के लड़ूंगा। तो ये सुनकर मैसेंजर कहने लग जाते कि ठीक है मास्टर, फिर मुझे बाद में मत कहना कि मैंने यहाँ पर आपके ऊपर दया नहीं दिखाई, अब मैं यहाँ पर आपको छोड़ने नहीं वाला। तो इतना कहते साथ ही वो अपना फायर एलिमेंट स्पिरिट फॉर्मेशन समन कर लेता है और जैसे उसने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को समन किया था उसके अंदर से 5 एलिमेंट की स्पिरिट पावर बाहर निकल कर आती है। 5 एलिमेंट की स्पिरिट यहाँ पर आते साथ ही मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। वो एक अटैक से बचते तो यहाँ पर दूसरी स्पिरिट आ जाती और उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मास्टर यहाँ पर उस अटैक को समझ ही नहीं पाते कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। और तब तक के काफी सारे अटैक यहाँ पर आकर उनको लग चुके थे। ये देखकर डोंगफेंग और बाकी लोग भी एकदम हैरान रह जाते कि यहाँ पर तो मास्टर का अटैक इस मैसेंजर के सामने कुछ नहीं हो पा रहा। इसकी तो सबसे खास पावर है फायर एलिमेंट की दाव स्पिरिट, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और अगर यहाँ पर अब डोंगफेंग को अपने फादर को बचाना है तो उसको यहाँ पर इस इमॉर्टल अलायंस के मैसेंजर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के कंट्रोल के अंदर डोंगफेंग के फादर है और इसका कल्टीवेशन इतना हाई है कि इससे लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और डोंगफेंग कहने लग जाता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं खुद यहाँ पर खुद को ऐसा स्वॉर्ड इमॉर्टल बनाऊंगा कि मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उसके बाद मैं खुद जाऊंगा इसके चुंगल से अपने फादर को छुड़ाने के लिए। मैसेंजर था वो यहाँ पर मास्टर से कहने लग जाता है कि मास्टर तू यहाँ पर ना अच्छा खासा कल्टीवेटर है, तेरी कल्टीवेशन पावर भी स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ पर मुझ जैसे बंदे से भिड़ सकता है। मैं अभी भी यहाँ पर ट्रू इमॉर्टल रैंक के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि तेरी कल्टीवेशन से काफी आगे है। इसलिए मैं एडवाइस देता हूँ कि तू यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरी बात मान, वरना यहाँ पर मैं शमशान घाट बना कर रख दूंगा पूरे तेरे सेक्ट को। लेकिन मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरी धमकियों से डर जाऊंगा? कभी नहीं। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में हमारे ये मिस्टी स्वॉर्ड सेट की पावर क्या है और हमारे सामने तू नहीं टिक सकता। इतना कहने के बाद मिस्टी सेट की जितनी भी पावरफुल स्पिरिट एनर्जी थी वो सबको यहाँ पर मास्टर कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उनकी मदद से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर रहे थे, जो कि फोर्सफुली कुछ टाइम के लिए उनकी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर देगा और वो कुछ टाइम के लिए अपनी ट्रू इमॉर्टल रैम की पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इससे ये होगा ये कि उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और उनकी यहाँ तक की जान तक जा सकती है। लेकिन मास्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा ऑरा खुद में कलेक्ट करना शुरू कर चुके थे और उसके बाद वो यहाँ पर उस इमॉर्टल अलायंस के मैसेंजर के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। मैसेंजर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तब भी यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं यहाँ पर तुम्हें चांद से मार डालूंगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी वापस से पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर के ऊपर अटैक कर चुका था। मास्टर यहाँ पर उसकी फायर एलिमेंट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने काफी हद तक कि इस बार उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और यहाँ पर जब एक ही अटैक वो देकर क्या मारते हैं कि मैसेंजर के हाथ में चोट लग जाती है, उसको खून निकलने लग गया था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो चुके थे कि क्या सच में यहाँ पर तो ये मास्टर कितना स्ट्रॉन्ग बन गया जो यहाँ पर मैसेंजर के ऊपर अटैक करने में कामयाब रहा। ये मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मैसेंजर की जान लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने मिस्टी स्वॉर्ड सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और वो स्वॉर्ड सीधा गिरा देते हैं उसे मैसेंजर के ऊपर ताकि मैसेंजर की यहाँ पर जान चली जाए। मैसेंजर अपनी पावर की मदद से स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब होता हुआ कम नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और वो यहाँ पर मैसेंजर की वाट लगा देगी। पर तब भी यहाँ पर मैसेंजर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को रोक जाता है। उसने अपनी पाम टेक्निक की मदद से इतने पावरफुल स्वॉर्ड के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मास्टर यहाँ पर रुकने नहीं वाले थे। मास्टर यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक और स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर लेते हैं ताकि उसकी मदद से मैसेंजर को चांद से मार सके। मैसेंजर यहाँ पर तुरंत अपनी वापस से
5 एलिमेंट की स्पिरिट को समन करता है, लेकिन मास्टर ने इस बार गुस्से में उसके पांचों के पांचों एलिमेंट की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी को वो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि इतने सारे स्वॉर्ड अटैक देकर मार देते हैं उसी मैसेंजर के ऊपर कि मैसेंजर की धज्जियां उड़ चुकी थी। ट्रू इमॉर्टल रैंक का बंदा कुत्तों की तरह यहाँ पर मार खाया था और वो यहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 2 लोग आते हैं उसको खड़ा करने के लिए, मानो कि उसका अंचर पंचर ढीला हो गया, उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, जो देखकर बाकी के जो इमॉर्टल अलायंस के बंदे थे उनकी हालत खराब हो जाती है। मास्टर कहना चाहते कि यहाँ पर ये तुम्हारे लिए सबक था कि आइंदा कभी भी कोई हमारे मिस्टी सेट के अंदर आया और डोंगफेंग के ऊपर उसने आग उठाने की भी कोशिश की ना, तो मैं यहाँ पर इस इमॉर्टल अलायंस के मैसेंजर से भी बुरा हाल करूंगा मैं तुम लोगों का, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी भी मेरी नजरों के सामने आना मत। जो सुनकर वो जो मैसेंजर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो यहाँ पर मास्टर से कहना चाहते कि मास्टर तूने यहाँ पर ना अभी तो मुझे भगाने में कामयाब रहा, लेकिन याद रखना कि ये दुश्मनी आज खत्म नहीं हुई है। ये दुश्मनी की बस एक शुरुआत थी जिसमें तूने आग लगा दी है और अब ये दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ेगी ना जिसके बारे में तू सपने में भी नहीं सोच सकता। तो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। तू मरने वाला है, तू ही नहीं खाली मरेगा बल्कि तेरा पूरा का पूरा मिस्टी स्वॉर्ड सेट खत्म हो जाएगा। मैं दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिटा दूंगा, बस तू इंतजार कर उस दिन का, वो दिन जल्दी आने वाला है। तो मास्टर भी कहना चाहते कि अबे जा जा, तेरी बचकानी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता, जो उखाड़ना होगा ना आकर उखाड़ लेना, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा तेरा इंतजार करते हुए। तो इतना कहने के बाद वो जो इमॉर्टल अलायंस का मैसेंजर था वो तुरंत वहां से भाग जाता है। फाइनली यहाँ पर मास्टर ने मिस्टर स्वॉर्ड सेट को बचाया और यहाँ पर डोंगफेंग की भी जान बचा ली। सारे के सारे इमॉर्टल अलायंस के बंदे वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग निकले थे, लेकिन साथ ही साथ मास्टर की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उन्होंने अपने एक्सट्रीम कल्टीवेशन को यहाँ पर इस्तेमाल किया था उस मैसेंजर के साथ फाइट करने के लिए। इस वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डोंगफेंग और सभी को हिम्मत दे रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे अंदर सांसें बची है ना, मैं यहाँ पर किसी भी दुश्मन को मिस्टी स्वॉर्ड सेट के अंदर घुसने दूंगा ही नहीं। डोंगफेंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो यहाँ पर मास्टर से कहना चाहता है कि मास्टर आपने मेरे लिए इतनी ज्यादा तकलीफें उठाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज आज नहीं होते आप तो न जाने क्या हो गया होता। लेकिन मास्टर कहते कि मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये मिस्टी स्वॉर्ड सेट ही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हो। और जितना मैंने तुम्हारे लिए किया, अगर हमारे सेट का दूसरा बंदा भी होता तो उसके लिए मैं उतना ही करता। तो तुम्हें एहसानों के तले दबने की कोई जरूरत नहीं है। बेफिक्र और टेंशन फ्री होकर तुम यहाँ पर जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, जब तक तुम एक अच्छे खासे स्वॉर्ड इमॉर्टल नहीं बन जाते। इसके बाद मास्टर जो थे वो हॉल के अंदर आते हैं और सारे एल्डर वगैरह से कहने लग जाते हैं कि बताओ कि वो कौन था जो कह रहा था कि यहाँ पर हमें डोंगफेंग को उन इमॉर्टल अलायंस वालों के हवाले कर देना चाहिए। एक एक लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। तो ये सुनकर वहां पर सारे के सारे एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। वो मास्टर से कहना चाहते कि मास्टर जरा गलती हो गई। वो अचानक से उन इमॉर्टल अलायंस वालों ने लेटर भेज दिया था ना, तो वो सुनकर हम थोड़े से घबरा गए थे। तो हमने सोचा कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो यही बेस्ट ऑप्शन होगा, डोंगफेंग को उनके हवाले करना। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। डोंगफेंग को हम भी अपने बच्चे की तरह मानते हैं। सारे के सारे लोगों की बातें ही पलट चुकी थी जब उन्होंने यहाँ पर मास्टर को देखा इमॉर्टल अलायंस वालों को खदेड़ते हुए। मास्टर कहना चाहते कि आज के बाद किसी ने भी डोंगफेंग के ऊपर आग उठाने की कोशिश की या फिर उसके लिए कुछ गलत विचार दिमाग में लाया ना, तो बहुत बुरा अंजाम होगा उसका। पर फिर भी बाकी मास्टर कहना चाहते कि हमें यहाँ पर अपने लिए फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर डोंगफेंग के लिए भी फर्क है कि अगर यहाँ पर सारी दुनिया को पता चला कि डोंगफेंग इसी सेट के अंदर रहता है तो यहाँ पर हर बार कोई ना कोई आकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। तो हमें इसके लिए ना कुछ सोचना चाहिए ताकि डोंगफेंग भी यहाँ पर सुकून से रह सके। तो ये सुनकर मास्टर कहना चाहते कि ठीक है, आज से मैं यहाँ पर ना ये अनाउंस करता हूँ कि हमारे सेट में डोंगफेंग नाम का इंसान कोई रहता ही नहीं है। आज से हमारे सेट में आया है एक नया बंदा एंट्री लेकर जिसका नाम है युनजी। और उन्होंने यहाँ पर डोंगफेंग से कहा था कि डोंगफेंग आज से तुम अपना नाम युनजी रख लो, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता रहा कि तुम अभी भी यहाँ पर मिस्टी सेट के अंदर होना तो वो यहाँ पर हमेशा तुम्हें परेशान करने के लिए आते रहेंगे। तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। एक बार तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बन गए ना तो तुम अपना पुराना वाला नाम वापस रख लेना और उसके बाद जाना दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब तक मेरे अंदर सांसें बची हैं, कब तक मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इसलिए अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल बनना है, खुद को साबित करना है, खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि तुम यहाँ पर अकेले दुश्मनों का मुकाबला कर सको। यहाँ पर बाकी लोग जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं वो एनी टाइम साथ देने के लिए नहीं रह सकते हैं। ये बात तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये सुनकर डोंगफेंग कहता है कि बिल्कुल मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा और सबसे फास्ट तरीके से अपना स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाऊंगा, जितनी स्पीड से दुनिया में कोई नहीं बना होगा। ये मेरी गारंटी है आपसे।
तो वहीं हम इमॉर्टल अलायंस के मैसेंजर को देखते हैं। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ खास तरह की टेक्निक को बना रहा था। वो यहाँ पर उस टेक्निक को बनाते हुए कह रहा होता है कि किसी भी हालत में मैं उस मिस्ट्री सेक्ट वालों को नहीं छोड़ूंगा, उस मास्टर को भी जान से मार दूंगा और उस डोंगफेंग को भी जान से मार दूंगा। उनको क्या लगता है कि उन्होंने यहाँ पर एक बार मुझे भगा दिया तो मैं ऐसे शांत बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो यहाँ पर इसीलिए कोई खास तरह का वेपन रिफाइन कर रहा था। लेकिन वो क्या रिफाइन कर रहा था, इसकी मदद से वो किस तरह से डोंगफेंग और बाकियों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड अंकल को देखते हैं। वो डोंगफेंग से कह रहे थे कि डोंगफेंग चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं ताकि तुम भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप की जो टेक्निक है उनको सीखने की शुरुआत करो। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर डोंगफेंग को एक खास तरह का आर्मर दिया था जो कि इमॉर्टल ग्रेड का आर्मर होता है। इसको पहन के अगर डोंगफेंग अपनी कल्टीवेशन करे तो वो यहाँ पर कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करेगा तो वो उसके ऊपर बैकफायर नहीं करेगी और वो उसको बचाने की कोशिश करेगी। उसी के साथ साथ अगर कोई अर्थ इमॉर्टल रैंक का बंदा अटैक करने की कोशिश करता है ना डोंगफेंग के ऊपर, तो वो यहाँ पर उस अटैक को भी काफी हद तक के रोक जाएगी और डोंगफेंग को तकलीफ नहीं होने वाली। ये पहला गिफ्ट था जो यहाँ पर सेकंड अंकल डोंगफेंग को देना चाह रहे थे कल्टीवेशन शुरू करने से पहले। उसी के साथ साथ उनकी वाइफ जो होती है वो अपने पास से एक हर्ब बाहर निकालती है जो कि छोटा सा पौधा लग रहा था। वो कहती है कि यहाँ पर ये इसको कहते हैं स्पिरिट ट्री। हालांकि ये छोटा है लेकिन ये बहुत ज्यादा कमाल का है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करो ना तो तुम्हारे ऊपर कभी भी कितनी भी खतरनाक तरह की चोटें लगी हो या कुछ भी तुम यहाँ पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो तो ये तुरंत ही तुम्हें रिकवर करने के काम आएगा। इतनी फास्ट तरह से तुम अपने आप को रिकवर कर पाओगे ना जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये वाला गिफ्ट मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन शुरू करनी है स्वॉर्डमैनशिप की, तो इसके पहले तुम्हें तैयार होना पड़ेगा ताकि तुम्हें कल्टीवेशन के दौरान कुछ चोट ना लग जाए। तो ये सुनकर डोंगफेंग कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ये सारे ट्रेजर बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इनका हकदार नहीं हूँ, अब इतने कीमती ट्रेजर मुझे कैसे दे सकते हैं। लेकिन मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं यार डोंगफेंग, ऐसा क्यों सोच रहे हो, हमने यहाँ पर अपनी खुशी से तुम्हें ये ट्रेजर देने की कोशिश की है तो इसे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी तुम्हारे फादर ने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम उनका एहसान नहीं चुका पाए तो कम से कम तुम्हें तो ये ट्रेजर दे दे ताकि हमारा बोझ थोड़ा सा हल्का हो, इसलिए इन ट्रेजर को एक्सेप्ट करो। ये सुनकर डोंगफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो जो एंजल रहती है वो उसे कहना चाहती है कि डोंगफेंग ये जो ट्री है ना वो बहुत कमाल का है, इसको रिजेक्ट मत करना, ये बहुत अच्छी चीज है जो तुम्हारे कल्टीवेशन में आगे काम आएगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करो और इसको एक्सेप्ट कर लो। तो जैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से वो एंजल यहाँ पर डोंगफेंग के बॉडी को कंट्रोल करते हुए उस ट्री की पावर को महसूस करने की कोशिश करी थी, वो ट्री जो होता है वो वहां पर हिलने लग जाता है, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि अरे ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस ट्री का और डोंगफेंग का आपस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बन रहा है और हो सकता है कि इस ट्री ने यहाँ पर खुद ही डोंगफेंग को चुन लिया उसकी हेल्प करने के लिए, कल्टीवेशन में उसका साथ देने के लिए, जो देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद डोंगफेंग को ले जाया जाता है उसकी कल्टीवेशन की शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड से डोंगफेंग की एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग शुरू होने वाली है जिसमें उसका सफर शुरू होगा इमॉर्टल स्वॉर्डमैन बनने का, जो कि बहुत कमाल का होने वाला है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।